बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 6, जो कि एक्सेल का एक सेकंड मेजर पोर्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, आपके पूरे सिलेबस का मेजर पोर्शन है, सबसे ज़्यादा वेटेज एग्ज़ाम में इसी का है। और एक्सेल का मेजर पोर्शन चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस हुआ और उसके बाद अब चैप्टर नंबर 6 है। इसमें ये सारे का सारा जो चैप्टर है ये बेस कर रहा है फार्मूलाज और एक्सेल के फंक्शंस की डिस्कशन के ऊपर। स्टार्ट में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि एक्सेल के किसी भी सेल में आप जो डाटा एंटर करते हैं, नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकती है, इसके अलावा फार्मूला भी हो सकता है। वहाँ सिर्फ इतना डिस्कस किया था कि फार्मूला स्टार्ट करना है तो इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करना। अब उसी के मुतालिक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर है। फार्मूलाज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, और आपके सिलेबस के अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं वो इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसे। चैप्टर नंबर 6 आपके सामने डिस्प्लेड है। इसका जो फर्स्ट पेज है उसको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज। इसमें डिटेल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर जो फंक्शंस हैं या जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो क्या होते हैं। इसमें बेटा एक बात तो ये याद रखें कि फ़ंक्शन और फार्मूला, इन दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे तो प्रैक्टिकली ये दोनों वर्ड जो ना इकट्ठे यूज़ होते हैं, एक ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ही चीज़ को बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। फार्मूला क्या होता है एक्सेल में? असल में एक्सेल के सेल्स के अंदर हम डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स, डिफरेंट तरह के कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, कोई कैलकुलेशन करवाने के लिए। तो एक्सेल के अंदर जो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंट तरह के सिंबल्स को और डिफरेंट तरह के करैक्टर्स को यूज़ करके एक रिज़ल्ट लेने के लिए, उसे हम फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले की डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। ये जो फर्स्ट बॉक्स है इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज के नीचे, अ फार्मूला इज़ अ स्टेटमेंट रिटन बाय द यूज़र टू बी कैलकुलेटेड। तो फार्मूले की डेफिनेशन ये आपके सामने आ गई। अ स्टेटमेंट विच इज़ रिटन बाय द यूज़र टू बी कैलकुलेटेड। यूज़र, जो एक्सेल का यूज़र है, वो किसी सेल में एक स्टेटमेंट लिखेगा। उस स्टेटमेंट को लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सेल उस स्टेटमेंट को कैलकुलेट कर ले और कोई रिज़ल्ट उसका जो है वो आपके सामने सेल में शो कर दे। तो ये फार्मूला की डेफिनेशन है, एक स्टेटमेंट, एक रिटन स्टेटमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना होता है, रिज़ल्ट शो करवाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन भी पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम डिज़ाइन टू कैलकुलेट स्पेसिफिक वैल्यूज़। फंक्शन जो ऊपर हमने पढ़ा, फार्मूला जो ऊपर हमने पढ़ा, वो क्या, एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो यूज़र किसी भी सेल में लिखता है कोई रिज़ल्ट लेने के लिए। फंक्शन क्या होता है? ये एक स्मॉल प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन किया गया है किस पर्पज़ के लिए? कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़, स्पेसिफिक रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो एक बात ये याद रखें, जो फार्मूला है वो यूज़र ख़ुद डिफ़ाइन करता है, यूज़र ख़ुद उसको लिखता है, और जो फंक्शन है वो एक्सेल में पहले से मौजूद होता है। एक स्मॉल टाइनी प्रोग्राम होता है, उसको आप यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक कैलकुलेशन करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी रेंज में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने सारी वैल्यूज़ को सम करके उसका टोटल एक सेल में शो करवाना है, तो उसके लिए आप एक्सेल के अंदर फंक्शन अवेलेबल है, वो फंक्शन जो है आप यूज़ करके किसी भी स्पेसिफिक रेंज का या सेल्स का टोटल कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं उन सारे सेल्स को। तो ऐसा कोई फंक्शन, यानी ऐसा जो एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद है, उसको हम फंक्शन कहते हैं, कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करवाते हैं उससे। और अगर आप कोई स्टेटमेंट खुद लिखते हैं किसी भी सेल में रिज़ल्ट लेने के लिए, तो उसे हम फार्मूला कहते हैं। अब सबसे पहले हम फार्मूला को डिस्कस करेंगे, फार्मूला क्या होता है और कैसे आपने इसे सेल में मेंशन करना है। इन दोनों के मुतालिक एक बात आप ये याद रख लें कि आपने किसी भी सेल में फार्मूला लिखना है या फंक्शन लिखना है, दोनों के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, सेल को सिलेक्ट करके इज इक्वल टू का साइन आप टाइप करेंगे। इज इक्वल टू टाइप करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सेल फ़ौरन रिकॉग्नाइज कर लेता है कि अब कोई फार्मूला या फंक्शन लिखा जाने लगे और मैंने उसको कैलकुलेट करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे आते हैं, सेल के अंदर इंशाल्लाह हम अभी परफॉर्म करेंगे फार्मूला वगैरह लगाना।
इससे पहले कुछ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए, डिफरेंट तरह की फ़िगर्स की आपस में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे फ़िगर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना, इसी तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह करना, या किसी भी फिगर का जो है वो आपने पावर लेनी है, जैसे 5⁻²। तो इस तरह की जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हम कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक सिंबल इस्तेमाल होगी, डिवीजन के लिए भी। इस तरीके से हर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। उस सिंबल को हम नाम देते हैं ऑपरेटर का, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एक्सेल के अंदर डिफरेंट तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, उन सिंबल्स को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या सिंपल ऑपरेटर्स भी कह देते हैं। मैं यहाँ पे उनको आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। मेंशन करने की बजाय बल्कि बुक में भी लिखा हुआ है, वहाँ से आपको मैं रिलेट करवा देता हूँ। ये देखिएगा, फॉर्मूला के मुतालिक इसी बॉक्स के नीचे, ये फंक्शन वाला जो बॉक्स है इसके नीचे ये देखिएगा लिखा हुआ है, फॉर्मूलाज आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फंक्शंस। फॉर्मूला जो हम क्रिएट करेंगे, जिसके मुतालिक हमने पढ़ा कि यूज़र की अपनी डिफ़ाइन की हुई स्टेटमेंट, उसे हम फार्मूला कहते हैं। तो फार्मूले के अंदर आप फंक्शन भी लगा सकते हैं। फंक्शन एक्सेल का बिल्ट इन प्रोग्राम होता है, वो आप अपने फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं उसे। इसी तरीके से सेल रेफरेंसेस भी आप फार्मूलाज के अंदर लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी लगा सकते हैं, ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं। ये चार चीज़ें हैं जो आप किसी फार्मूला को डिज़ाइन करने के लिए मेंशन करते हैं। इन चारों चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फंक्शन तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि फ़ंक्शन जो है वो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम फंक्शन कहते हैं। वो आप अपने फॉर्मूले के अंदर जो है उसको ऐड कर सकते हैं। आप एक फार्मूला डिज़ाइन करने जा रहे हैं किसी भी सेल में, इज इक्वल टू लिखा, आगे फार्मूला आपने लिखना है, तो फार्मूले के अंदर एक्सेल में जो पहले से मौजूद फंक्शंस हैं वो भी आप अपने फार्मूले का पार्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है, सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंस से मुराद सेल का नाम है। किसी भी सेल में लिखी हुई एक वैल्यू है, उसको आप ऐड करना चाह रहे हैं किसी दूसरी वैल्यू के साथ, तो आप उस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, उस सेल के नाम के साथ जो है ना आप उस कैलकुलेशन को करवा सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स असल में वो फिगर्स होती हैं, वो अमाउंट्स होती हैं जो आप मैनुअली फार्मूले के अंदर टाइप करते हैं। जैसे 10 है, जैसे 5 है, 2 है, ये अगर आप फिगर्स फार्मूले के अंदर खुद से लिख दें 10, 2, 5 वगैरह, तो इनको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। अभी सिर्फ नाम की हद तक इन्हें याद रखें, जब हम फार्मूलाज वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अभी मैं हल्का हल्का सा आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये क्या चीज़ें होती हैं। ऑपरेटर्स अभी मैंने डिस्कस किया। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होती हैं जो डिफरेंट तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आइएगा, ये जो ऑपरेटर है पहले इसको देखते हैं कि ऑपरेटर कौन कौन से एक्सेल में अवेलेबल है। ये जो बुलेट पॉइंट है, दिस वन, ऑपरेटर को डिफाइन किया गया है। ये स्टेरिक का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दो फिगर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में आप स्टेरिक का साइन लगाएंगे। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू क्रिएट कैलकुलेशंस सच एज मल्टीप्लिकेशन, सच एज स्टेरिक फॉर टू मल्टीप्लाई। और ये प्लस का साइन, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक सिंबल है जो हम ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो फिगर्स को ऐड करने के लिए दरमियान में हम प्लस का साइन लगाएंगे, ये कीबोर्ड पे अवेलेबल है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो फिगर्स का डिफरेंस लेना है आपने, तो दरमियान में माइनस का साइन। डिवाइड करना है तो ये स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है, जो ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ हो झुका होता है। और रेज टू द पावर ऑफ किसी भी स्पेसिफिक नंबर को किसी भी स्पेसिफिक पावर तक आपने रेज करना है तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसे कैरेट कहते हैं या सिंपल कैप भी कह देते हैं। अब सबसे पहले हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक्सेल के एक सेल में एक फार्मूला डिज़ाइन करेंगे और उससे कुछ रिज़ल्ट लेंगे। एक्सेल की शीट में आते हैं, एक सेल आपके सामने है, ब्लैंक सेल। इस सेल में हम एक फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले के ज़रिए से हम कुछ कैलकुलेशंस करवाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो बेटा एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि किसी भी सेल में फार्मूला लिखने से पहले आपने क्या करना है, उसमें इज इक्वल टू का साइन लाजमी लिखना है। कोई भी फार्मूला फंक्शन लिखने से पहले इज इक्वल टू का साइन मस्ट है। इसके बगैर एक्सेल को नहीं पता चलेगा कि आप फार्मूला लिखने जा रहे हैं और वो रिज़ल्ट भी फिर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा इज इक्वल टू का साइन। उसके बाद फ़र्ज़ करें हमने लिखना है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है।
5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे 5 भी टाइप करेंगे, 5 और मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, स्टैरिक का, वो स्टैरिक यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद 2 इज इक्वल टू हमने इसलिए लगाया इस स्टेटमेंट में ताकि एक्सेल को पता चल जाए हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं और कुछ रिज़ल्ट एक्सेल में प्रोड्यूस करके दें। उसके बाद ये जो 5 और 2 हमने लिखा ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट्स जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि फॉर्मूला डिज़ाइन करते वक्त आप कांस्टेंट्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो ये 5 और 2 कांस्टेंट है, इन्हें कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ये फिक्स्ड फिगर्स हैं, जब तक आप इन्हें चेंज नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होंगी, इन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। आसानी के लिए याद रख लें, कोई भी नंबर जब आप किसी फॉर्मूले को डिज़ाइन करते हो कोई भी नंबर फॉर्मूले में आप टाइप कर देते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। और दरमियान में जो स्टैरिक है ये ऑपरेटर है, ये एक अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसके ज़रिए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो फिगर्स को। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का रिजल्ट क्या होता है, ऑब्वियसली 10 होता है। एंटर करेंगे तो एक्सेल इस सेल के अंदर आपको 10 लिखा हुआ शो करवा देगा। ये देखिएगा एक्सेल ने 10 लिखा हुआ शो करवा दिया है, उसने 5 स्टैरिक 2 को कैलकुलेट किया है और रिजल्ट प्रोड्यूस करके आपके सामने लिख दिया। तो अब ये देखिएगा मैं इस सेल पे डबल क्लिक करूँ, अब आपको देखिएगा एक चीज़ कि फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा, इस सेल में आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो एक बात ये याद रखें, जब आपने किसी सेल में फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद एंटर कर दिया तो सेल में उस फॉर्मूले का रिजल्ट नज़र आएगा, फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा। फॉर्मूला आपको नज़र आएगा फॉर्मूला बार में। ये देखिएगा फॉर्मूला बार में अगर आप आएँ तो ओरिजिनल फार्मूला जो आपने टाइप किया था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इज इक्वल टू 5 स्टैरिक 2 और सेल में आपको रिजल्ट नज़र आएगा, फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा। फ़र्ज़ करें आप इस फॉर्मूले को एडिट करना चाह रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, आपने 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करना था, तो उसका तरीका भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। फॉर्मूले को एडिट करने का वही तरीका है जो सेल को एडिट करने का। आप इस सेल के ऊपर आके कर दें डबल क्लिक, सेल एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा और जो अमेंडमेंट आपने उसमें करनी है वो आप कर दें। ये देखिएगा डबल क्लिक कर रहे हैं, या एडिट करने की शॉर्टकट की भी आपने पढ़ी हुई है, F2 प्रेस कर दें, उससे भी सेल एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। और तीसरा तरीका जो है वो आप फॉर्मूला बार में क्लिक कर दें, वहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप जो अमेंडमेंट्स करनी है आप यहाँ पे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आप सेल पे डबल क्लिक करेंगे या F2 प्रेस करेंगे तो जो बैकएंड पे लगा हुआ फॉर्मूला है वो आपके सामने विजिबल हो जाएगा, रिजल्ट की बजाय फॉर्मूला ओरिजिनल आपके सामने आ जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिएगा फॉर्मूला दोबारा से आपके सामने हाजिर हो चुका हुआ है। अब आप क्या करें, 2 की बजाय यहाँ पे 3 कर दें और दोबारा से एंटर कर दें। आपने एडिटिंग कर ली, उसके बाद एंटर प्रेस करने से अगेन रिजल्ट आपके सामने इस सेल में शो हो जाएगा। तो अब इसमें साथ वाले सेल में देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15। अब इस सेल में भी 15 लिखा हुआ है और इस सेल में भी 15 लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, सोचें इस पे कि इन दोनों तरह के 15 में क्या फ़र्क है। ये जो पहले वाला 15 है ये एक फॉर्मूले का रिज़ल्ट है और दूसरे वाला जो 15 है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू है जो हमने सेल में एंटर की हुई है। तो बेटा ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों सेल्स को अपेरेंटली यहाँ से देख के तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस सेल में फार्मूला लगा हुआ है और किस में हमने मैनुअली 15 टाइप किया हुआ है। ये आपको फार्मूला बार से पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फार्मूला बार में देखें आपको नज़र आ रहा है कि इस सेल में 15 लिखा हुआ नहीं है, बैक एंड पे असल में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये फार्मूला लिखा हुआ है और उसका रिज़ल्ट जो है ना वो 15 है। इस सेल पे क्लिक करें तो ओरिजिनल जो आपने 15 टाइप किया था वही आपको फार्मूला बार में नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेल में आपने 15 ही लिखा हुआ है, फार्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये फार्मूला बार की इंपॉर्टेंस भी है कि आप एक ही वक्त में फार्मूले का रिज़ल्ट भी देख सकते हैं और ओरिजिनल फार्मूला भी देख सकते हैं। यहाँ से फार्मूला नज़र आ रहा है और यहाँ पे उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अब नीचे वाले सेल में हम एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उस ऑपरेटर को यूज़ करके हम फिगर्स को आपस में कैलकुलेट करवाते हैं। तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या टाइप करते हैं, इज इक्वल टू 10। अब मैं 10 में एक और नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ तो एडिशन करने के लिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे, प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। प्लस का साइन मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं 20 कर रहा हूँ, 10 + 20। तो अब इसको जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने फ़ौरन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, एक्सेल कैलकुलेट कर देगा। एंटर किया तो ये देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका हुआ है। इस सेल पे क्लिक करें, ओरिजिनल फार्मूला ऊपर नज़र आ रहा है फार्मूला बार में।
नीचे आते हैं अब हम माइनस करते हैं, माइनस वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 करेंगे तो रिज़ल्ट 40 बनता है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके रिज़ल्ट आपके सामने शो कर देगा। ये देखिएगा मल्टीप्लाई भी हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगी। अब डिवाइड हम करके देखते हैं, उसका ऑपरेटर भी हम यूज़ कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 5, ये जो मैंने स्लैश यूज़ किया फॉरवर्ड स्लैश, ये डिवाइड करने के लिए, पहले वाली फिगर को दूसरे से डिवाइड करने के लिए। तो 50/5 यानी 50 डिवाइडेड बाय 5, तो रिज़ल्ट शो करवाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑपरेटर्स हमने यूज़ करके इन सेल्स में फार्मूलाज लिखे हैं, फार्मूलाज लिखे हुए हैं। अब एक ऑपरेटर और रह गया जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, कैरेट का साइन, या जिसे कैप भी कह देते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपने एक नंबर को दूसरे नंबर तक की पावर तक जो है ना रेज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, फर्ज करें हमने लिखना है 5⁻², तो 5, और ये जो कैरेट का साइन है ये आपके पास जो न्यूमेरिक कीपैड नहीं आपने यूज़ करना, फंक्शन कीज़ के नीचे जो 1 2 3 लिखा हुआ है उसमें 6 के ऊपर आ रहा है, तो ये शिफ्ट प्रेस करके आएगा। शिफ्ट प्रेस करके आप 6 प्रेस करेंगे तो कैरेट का साइन आ जाएगा। ये देखिएगा, ये रेज़ टू पावर का साइन है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ 2, तो 5⁻²। अब जैसे ही एंटर करेंगे फ़ौरन एक्सेल आपको रिजल्ट शो कर देगा। एंटर प्रेस किया तो ये देखिएगा 25 यहाँ पे अपीयर हो चुका हुआ रिजल्ट। तो इन सारे के सारे सेल्स में हमने डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई किए, फंक्शंस नहीं, फार्मूलाज। फार्मूला वो स्टेटमेंट होती है जो हम खुद से डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें फर्दर भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हमने 10+20 और 10+20 किया था, आंसर 30 आ गया। अब मैं इसमें फर्दर भी कुछ और कैलकुलेशंस ऐड कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि दो ही फिगर्स को आप आपस में ऐड लेस करें, मल्टीप्लाई करें। इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, 10+20 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब तीसरी फिगर भी एक साथ ऐड कर दिए और ऑपरेटर भी दरमियान में लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। आप ज़रा ख़ुद सोच के ज़रा इवेल्यूएट कीजिएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। 10+20 मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा आपको पता है कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है उसका रूल क्या है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है, उसके बाद फिर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होती है। ये देखिएगा, एक मैथ में आपने रूल पढ़ा होगा, डी मैथ्स का रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो ये सीक्वेंस जो है एक्सेल भी फॉलो करते हैं। अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें आपने दो फिगर्स को आपस में ऐड भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई वगैरह भी किया हुआ है, और इस तरीके से आपने डिवाइड भी किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट भी, तो एक्सेल सबसे पहले डिवीजन करेगा। दो नंबर्स के दरमियान जहाँ डिवीजन का साइन है पहले उसको सॉल्व करके डिवाइड करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी, इस स्टेटमेंट के अंदर भी एक्सेल सबसे पहले क्या करेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा और रिजल्ट आ जाएगा 40। फिर उस 40 को ऐड कर देगा 10 के अंदर, तो आंसर जो है वो आपके सामने आ गया। आंसर बन गया 50। ये देखिएगा 50 का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। तो ये याद रखें कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, एक कैलकुलेशन ज़्यादा आप यानी करवाना चाह रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में, एक ही फार्मूला में, तो एक्सेल फिर इस रूल को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करेगा। लेकिन एक बात और, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस सेल को। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सेल पहले 10+20 करें, 10 और 20 को पहले आप उसमें ऐड करें, जो उसका रिजल्ट बने उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फिगर्स को, यानी हम प्रेफरेंस सेट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक्सेल पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करें बल्कि एडिशन करें। तो जिन फिगर्स को आप आपस में सबसे पहले कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं उन्हें फिर हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं। इसको हम 10 को भी ब्रैकेट में, 10 से लेकर 20 तक 10+20 इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब एक्सेल क्या करेगा, हमने प्रेफरेंस असल में एक्सेल को बता दी कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करो और उसका जो रिज़ल्ट बनेगा उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। एक बात आपने बेटा और याद रखनी है, मैथ में आपको पता है कि आप ऐसे अगर हमने लिखना हो
प्लस 20 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो हम 2 वैसे ही साथ लिख देते हैं। मैथ के अंदर हम यूँ एक्सप्रेस करते हैं और इसका मतलब यही होता है कि 10 + 20 करके बाद में हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्सेल में ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑपरेटर बताएंगे कि हमने करना क्या है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आगे वाली फिगर के साथ हमने क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, वो ऑपरेटर यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक्सेल को पता चलेगा। अदरवाइज एक्सेल एरर देगा, उसको नहीं समझ आ रही होगी क्या कैलकुलेशन करनी है। तो मैथ में तो आप यहाँ पे कुछ भी ना लगाएं, पता होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो फिगर लिखी हुई है वो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे स्टेरिक की बजाय यूँ डिवाइड लगा देंगे, फिर एक्सेल डिवाइड करेगा, इस रिजल्ट को 2 से डिवाइड करेगा। अगर आप यहाँ पे स्टेरिक लगाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखिए स्टेरिक लगा हुआ है, पहले 10 और 20 आपस में ऐड होंगे, 30 रिजल्ट बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके सामने अब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 60 का। ऐसे ब्रैकेट्स के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन की प्रेफरेंस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। अब फर्दर आगे चलते हैं। मैं इन सारी कैलकुलेशंस को रिमूव कर रहा हूं ताकि हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स लिखूंगा, ये देखिएगा, आप भी ये फिगर्स अपने पास लिख लें। पहले 5 सेल्स में मैंने 2 की फिगर लिख दी, उसके बाद 1 2 3 4 5। पहले कॉलम में मैंने 2 लिखा, दूसरे कॉलम में 1 से लेके 5 तक नंबर्स लिख दिए। यहाँ पे कॉलम सी में अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, कॉलम सी में हमने क्या करना है, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट लेने, यानी आप यूँ समझ लें हम 2 का टेबल लिखना चाह रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और ऑनवर्ड, यानी इस पूरे कॉलम में यहाँ पे जो 5 सेल्स हैं, इसमें लेफ़्ट वाले जो 2 सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, अब लेफ़्ट वाले पहले सेल में लिखा हुआ है 2, दूसरे में लिखा हुआ 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे 2 स्टेरिक 1। टू स्टेरिक 1 कर दिया, उसके बाद कर देंगे एंटर, तो आपके सामने आ जाएगा रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला जो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 स्टेरिक 2 और एंटर कर देंगे, रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया। लेकिन बेटा आप अगर ज़रा गौर करें तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस तरीके से अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ जाए हमें, कि आपके सामने फिगर लिखी हुई हैं डिफरेंट सेल्स में, उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले के अंदर वही फिगर्स आप दोबारा से टाइप कर रहे हैं, 2 स्टेरिक 1, 2 स्टेरिक 2, फिर आगे 2 स्टेरिक 3 और ऑनवर्ड, आपको नीचे तक हर सेल में दोबारा से फॉर्मूला टाइप करना पड़ा है, वही फिगर्स दोबारा से टाइप करनी पड़ेगी। तो ये कितना लेंथी काम हो जाएगा। और अगर ये फिगर्स दोनों कॉलम वाली पहले वाली नीचे तक चल रही हों, एक कॉलम में मिसाल के तौर पर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, दूसरे कॉलम में उसकी फ़िगर्स आ रही हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, और नेक्स्ट कॉलम में आपने प्राइस को नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ, उस प्रोडक्ट के जितने यूनिट सेल हुए उसके साथ मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम में आपको टोटल वैल्यू चाहिए, तो आपको 1 बाय 1 हर सेल में दोबारा से वो फिगर्स लिख के, उनको स्टेरिक वगैरह लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो फिगर्स भी काफ़ी लंबी हैं, तो काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा। इससे बचने के लिए एक्सेल के अंदर एक और फीचर है, वो हम यूज़ करेंगे। मैं इन नंबर्स को रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिएगा इस सेल में हमने लिखा हुआ है 2 स्टेरिक 1, 2 स्टेरिक 1, ये हमने मैनुअल टाइप किया है। 2 और 1 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ये खुद से चेंज नहीं होंगी। फ़र्ज़ करें कल को अगर यहाँ पे आके कोई 2 की बजाय कर देता है 5, हमें पता चला कि यहाँ पे इस सेल में जो प्रोडक्ट की सेल्स हमने की हैं, प्रोडक्ट की जो प्राइस लिखी हुई है 2 नहीं है 5 है। अब देखिएगा यहाँ पे सेल में तो चेंज हो चुका हुआ है, इधर 5 इधर 1, लेकिन रिज़ल्ट में तो कोई चेंज नहीं आया। रिज़ल्ट में क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि एक्सेल को नहीं पता कि उस सेल में आपने दोनों सेल्स में जो लिखा हुआ है आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसे ये पता है कि आपने 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, वो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो ओरिजिनल सेल्स में जो लिखा हुआ है उसके अंदर चेंज आने से फॉर्मूले का रिज़ल्ट कोई अपडेट नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि हमने फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यूज़ ऐड की हुई है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज जब तक हम खुद से नहीं करेंगे एक्सेल उसको अपडेट नहीं करेगा।
तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ वो होती हैं जो खुद से चेंज नहीं होती, हमें खुद से अब इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, एंटर किया, अब ये देखिए रिजल्ट अपडेट हो गया। तो मैनुअली फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करना, उनको आपस में कैलकुलेट करना, ये थोड़ा लेंथी काम है। कल को अगर वैल्यूज़ चेंज होती हैं फॉर्मूले में भी आपको उन वैल्यूज़ को अपडेट करना पड़ेगा ताकि अपडेटेड रिजल्ट मिल जाए। इससे बचने के लिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा से 2 आ गया यहाँ पे, और इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करवाना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिलीशन वगैरह करवानी है, और वो वैल्यूज़ पहले से किसी सेल में मौजूद हैं, तो आप फॉर्मूले के अंदर दोबारा से उन वैल्यूज़ को मैनुअली टाइप नहीं करेंगे। आप उन सेल्स का रेफरेंस देंगे जिस सेल की वैल्यू को आपने दूसरी सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। इसे हम कहते हैं रेफरेंस देना, लिंक देना। अब ये रेफरेंस आपने कैसे देना है, इस सेल में हम क्या करेंगे, इस सेल में हम ये एक्सेल को नहीं कहेंगे 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, बल्कि हम एक्सेल को कहेंगे इस सेल में जो कुछ लिखा हुआ है, यानी सेल A1 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेल B1 की वैल्यू से, यानी A1 में जो लिखा हुआ है उसको B1 में जो लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाएंगे उसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे बल्कि सेल का रेफरेंस देंगे, रेफरेंस यानी सेल का नाम लिखेंगे। तो इज इक्वल टू वैसे ही टाइप करेंगे। उसके बाद सेल, ये जो 2 लिखा हुआ है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 2 लिखा हुआ है सेल A1 में, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा A1। जैसे ही टाइप करूँगा देखिएगा A1 मैंने टाइप किया, जैसे ही A1 टाइप किया तो एक्सेल ने फ़ौरन उस सेल को सिलेक्ट कर लिया। एक्सेल समझ गया कि आपने सेल का नाम लिखा है। A1 इज इक्वल टू के बाद हमने लिखा है, इज इक्वल टू के बाद आप किसी भी सेल का नाम लिखेंगे तो एक्सेल फ़ौरन रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। इस सेल में C1 में जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें आपने सेल A1 का रेफरेंस दे दिया। इसे कहते हैं रेफरेंस देना। किसी भी सेल का नाम अगर आप फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे तो उसे रेफरेंस देना कहते हैं। अब ये एक और चीज़ आ गई, हमने देखा था कि फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त आप क्या कर सकते हैं, हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें कॉन्स्टेंट्स भी आप लगा सकते हैं, ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं, सेल रेफरेंस भी लगा सकते हैं और फंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो आपके सामने एक और बात आ गई, कोई भी फॉर्मूला आपने डिज़ाइन करना है तो उसमें आप किसी दूसरे सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, और रेफरेंस देने का सिंपल मतलब ये है उसका नाम लिखना। तो नाम आप ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। देखिएगा मैंने A1 टाइप किया, एक्सेल ने फ़ौरन उस सेल के को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। जिस कलर का ये A1 लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर का, उसी कलर का इस सिलेक्शन का कलर है। अब उसके बाद हम टाइप करेंगे स्टैरिक। स्टैरिक के बाद अब दूसरे सेल का हमने नाम लिखना है B1, तो B1 टाइप कर दिया हमने, इसका कलर रेड सा है और उसकी सिलेक्शन का कलर भी रेड आ गया। इसको आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक्सेल को हम क्या कह रहे हैं कि A1 में जो कुछ लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो B1 में जो कुछ लिखा हुआ है उससे। जैसे ही एंटर करेंगे तो एक्सेल आपके सामने रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देगा। A1 में लिखा हुआ 2, B1 में लिखा हुआ 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सेल रिज़ल्ट दे देगा। ये देखिएगा 2 लिखा हुआ आ गया। बेटा इससे आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि हमने थोड़ा लेंथी काम कर दिया। पहले वाला ही ठीक था, पहले वाला हमने लिखा हुआ था 2 स्टैरिक 1, उसमें ज़रा टाइपिंग कम करनी पड़ रही थी। इसमें A1 स्टैरिक B1 नाम टाइप करना पड़ गया हमें सेल का। तो बेटा ये नाम तो मैं टाइप करना पड़ गया, लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ पे हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। आप फॉर्मूला बार में देखिएगा A1 स्टैरिक B1 लिखा हुआ आ रहा है, एक्सेल ने खुद ही उसे कैपिटलाइज कर दिया। अगर आप सेल का नाम स्मॉल लेटर्स में भी लिखेंगे एक्सेल खुद ही उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। तो A1 और B1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यूज़ को नहीं बल्कि सेल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सेल में जो कुछ भी लिखा होगा एक्सेल उसे मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि कल को अगर आप इन दोनों सेल्स में से किसी सेल की वैल्यू को चेंज करते हैं, कोई भी वैल्यू आप अपडेट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये रिज़ल्ट एक्सेल अपडेट कर देगा। ये देखिएगा 2 की बजाय यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। जैसे एंटर करूँगा रिज़ल्ट आपके सामने अपडेट हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे भी एक्सेल ने 5 कर दिया। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ 1 की बजाय मिसाल के तौर पर 100 कर दिया। अब पहले वाले सेल में 5, दूसरे में 100। अब एक्सेल यहाँ पे रिज़ल्ट फ़ौरन अपडेट कर देगा। ये देखिएगा 500 रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। तो एक्सेल असल में इस सेल में क्या कर रहा है, इस सेल में एक्सेल अब 2 या 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, A1 और B1 की वैल्यूज़ को जो भी उसमें लिखी होंगी उसको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट दे रहा है। तो रेफरेंस क्रिएट करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि कल को अगर ओरिजिनल सेल्स जो कि फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रहे हैं
उनमें अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से एक्सेल फिर रिजल्ट भी चेंज कर देगा, अपडेट करके शो कर देगा। तो ये बेटा इसका एक फ़ायदा होता है। अब नीचे भी देखें, नीचे वाले सेल में हमने लेफ़्ट वाले दो सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे भी रेफरेंस क्रिएट करेंगे। इज इक्वल टू रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप सेल का नाम टाइप कर लेंगे, जैसे हमने A1 B1 टाइप किया था। दूसरा तरीका भी ज़रा समझ लें। दूसरा तरीका ये है कि ये देखिएगा, जैसे इज इक्वल टू टाइप किया तो आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये वाला ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। हम इस सेल में मौजूद हैं, हमारा कर्सर इस वक्त इस सेल में मौजूद है, तो हम एरो कीज़ को यूज़ करके लेफ़्ट वाले सेल की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं इस सेल में जिसमें इज इक्वल टू लिखा हुआ है। लेफ़्ट एरो की प्रेस करने से हमारा कर्सर यहाँ से निकल के इस सेल पे आ जाएगा। फर्दर लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो बिल्कुल शुरू वाले सेल में चला जाएगा, A2 में। तो इससे क्या होगा अभी देखते हैं। लेफ़्ट एरो की प्रेस की मैंने एक दफ़ा, तो आप देखिएगा लेफ़्ट वाला सेल सेलेक्ट हो चुका है और उसका ऑटोमेटिकली एक्सेल ने नाम यहाँ पे लिख दिया B2। हम फर्दर लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो इस वक्त हमारी जो सिलेक्शन है वो चेंज हो चुकी हुई है और सेल A2 इस वक्त सिलेक्ट हो चुका हुआ है। जैसे ही सिलेक्ट हुआ है एक्सेल ने उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आप एरो कीज़ को यूज़ करके सिलेक्शन चेंज करेंगे तो फॉर्मूले वाले सेल में नाम भी आप देखिएगा चेंज हो रहे हैं। A2 पे हम ले आए और आप देखिएगा डॉट्स ऐसे घूम रहे हैं। डॉट्स घूमने का मतलब ये है कि अभी इस सेल का जो रेफरेंस है, जो नाम है, वो अभी आपने फ़ाइनल नहीं किया। और जब तक आप फाइनल नहीं करेंगे एरो कीज़ को, जब आप ऐसे प्रेस करते रहेंगे, जिस डायरेक्शन में एरो कीज़ लेके जाएंगे उसी सेल का नाम वहाँ पे आता रहेगा ऐसे। अब इस सेल को हम फाइनल करना चाह रहे हैं, एक्सेल को बताना चाह रहे हैं हाँ ये सेल रेफरेंस फाइनल है, उसके बाद हम दूसरे सेल का रेफरेंस देंगे। तो सेल रेफरेंस बताने के लिए इस सेल रेफरेंस के बाद हम एक ऑपरेटर टाइप कर देंगे, यानी वो साइन लगा देंगे जो हमने कैलकुलेशन करवानी है। तो स्टैटिक लगाएंगे। जैसे हमने स्टैटिक लगाया तो देखिएगा कर्सर दोबारा से इधर ब्लिंक करने लग गया और वो सेल अब फाइनल हो चुका है, यानी A2 का जो रेफरेंस है वो हमने फाइनल कर दिया। फाइनल कैसे होगा? जब आप ऑपरेटर वगैरह कुछ लगा देंगे, एक्सेल को पता चल जाएगा अब आप यही सेल जो है अपने फॉर्मूले में लिखना चाह रहे थे। दोबारा से कर्सर इधर ब्लिंक कर रहे हैं। अब हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है ताकि इसका रेफरेंस आ जाए। तो अगेन एक ही दफ़ा हम लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे। ये देखिएगा सेल B2 सिलेक्ट हो चुका है और उसका नाम भी आ चुका है। तो किसी भी सेल का रेफरेंस देने का एक तरीका ये है कि मैनुअली उसका नाम टाइप कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप एरो की से उस सेल के ऊपर चले जाएं, ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले में नाम आ जाएगा उस सेल का। अब बस इन दोनों सेल्स को ही हमने मल्टीप्लाई करना था। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ गया 4। अब तीसरे सेल में मैं लेफ़्ट वाली दो फिगर्स को अगेन मल्टीप्लाई करूँगा इज इक्वल टू। अब एक तीसरा तरीका भी है रेफरेंस क्रिएट करने का। पहला तरीका मैनुअल टाइपिंग, सेल का नाम मैनुअली टाइप कर दें। दूसरा तरीका एरो की से उस सेल को सिलेक्ट कर लें। तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा आसान है और प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी होता है, वो माउस से आप उस सेल पे क्लिक कर दें। माउस के ज़रिए से आप उस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसका आपने रेफरेंस क्रिएट करना। तो इस सेल पे क्लिक कर देंगे, ये देखिएगा उसका नाम आ गया A3 और वैसे ही डॉट्स घूम रहे। स्टैटिक, इस सेल पे क्लिक कर दें, दूसरे सेल का भी नाम आ गया A3 स्टैटिक B3। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला फाइनल है और उसका रिजल्ट भी एक्सेल ने आपके सामने शो कर दिया। अब ये 3 सेल्स में हमने फार्मूला एक लगाया है, तीनों सेल्स में एक फार्मूला लगा दिया हमने और रिज़ल्ट भी आपके सामने है। अगर हम कल को इन फिगर्स में, इन 6 की 6 फिगर्स में कुछ चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के अंदर वो सेल रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं, वो फार्मूला जो है अपने रिज़ल्ट को अपडेट करके शो कर देगा। ये इसका फ़ायदा है। लेकिन इसमें भी थोड़ा अगर आप ये देखें कि हमें इंडिविजुअली हर सेल में आके रेफरेंसेस क्रिएट करने पड़ रहे हैं। 5 सेल्स हैं, अगर 3 सेल में हमने रेफरेंसेस टाइप करके कैलकुलेशन करवा ली, नीचे वाले 2 सेल्स में भी करना बाकी है, ये भी एक लेंथी काम है। तो एक्सेल में कोई और ऐसा तरीका, कोई और ऐसा मेथड जिसके ज़रिए से हमें ज़्यादा ये लंबा काम ना करना पड़े। अगर ये लिस्ट और लंबी होती है, कोई 100 सेल्स तक जा रही होती, तो हमें ये तो बहुत मुश्किल काम था। 100 सेल्स में हम आके हर लेफ़्ट वाले 2 सेल्स का रेफरेंस टाइप करके मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसका भी बेटा एक शॉर्टकट वे है जिसको भी हम लर्न करेंगे। पहले मैं ये फिगर्स दोबारा से लिख दूँ, पहले वाली। सिर्फ और सिर्फ पहले सेल में मैंने फार्मूला बाकी रहने दिया, बाकी डिलीट कर दिया।
इस सेल में देखिएगा फॉर्मूला डबल क्लिक किया मैंने, तो इस सेल में जो लगा हुआ फॉर्मूला था वो आपके सामने आ चुका हुआ है, इज इक्वल टू A1 स्टैरिक B1। इस सेल में लेफ्ट वाले दो सेल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंटर किया। अब हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल सेल को, इस पहले वाले सेल को कॉपी करेंगे और नीचे वाले सेल्स पे आके पेस्ट कर देंगे। ओरिजिनल सेल को क्या करेंगे, कॉपी, और नीचे वाले सेल्स में पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट नीचे नज़र आता है। और ऊपर सेल में जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ था A1 स्टैरिक B1, वो नीचे वाले सेल्स में आके वही फॉर्मूला रहता है या उसमें कुछ चेंज हो जाता है, वो क्या यानी रिज़ल्ट्स आपके सामने आते हैं, इसको भी हम देखते हैं। तो इसको कॉपी करने का तरीका क्या है, इस सेल को राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, ऐसे। प्रोसीजर ज़रा ध्यान से देखिएगा कॉपी पेस्ट करने का। सेंटर में हमने रखना है माउस, राइट क्लिक करके कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब नीचे वाले चारों सेल्स हमने पहले सिलेक्ट करने हैं, ताकि ऊपर वाला एक जो हमने सेल कॉपी किया है वो नीचे चारों सेल्स में आके पेस्ट हो जाए। तो सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले वाले सेल पे क्लिक करें यूँ, और माउस को सेंटर में रखिए बड़ा सा बिग साइन, और इसको ड्रैग कर लें डाउनवर्ड यूँ। ये सिलेक्ट हो गया। फिल हैंडल को आपने ड्रैग नहीं करना, फिल हैंडल को ड्रैग नहीं अभी आपने करना, सिर्फ नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए पहले सेल के सेंटर में क्लिक करेंगे, और उसके बाद वहीं पे माउस को होल्ड करके डाउनवर्ड माउस को मूव करेंगे, तो नीचे वाले सेल्स भी सिलेक्ट होते रहेंगे। ये अब ऊपर वाला सेल सिलेक्टेड कॉपीड है, नीचे वाले सेल सिलेक्टेड है। इन तीनों सेल्स में से किसी पे भी, चारों में से किसी पे भी राइट क्लिक करें, और ये पेस्ट ऑप्शन में पहली ऑप्शन पेस्ट की, इस पर क्लिक कर दें। तो आपके सामने ये देखिए पहले वाले सेल में रिजल्ट 2 था, फिर 4, 6, 8, 10 रिजल्ट हमारे पास सही आ रहे हैं। लेफ्ट वाले दो सेल्स मल्टीप्लाई होके राइट साइड पे आपको आंसर मिल रहा है। अब ये हुआ क्या, इसको देखते हैं। पहले सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ था A1 स्टैरिक B1, दो सेल्स का हमने रेफरेंस क्रिएट किया था, दो सेल्स का नाम लिखा था, और वो दोनों सेल्स आपस में मल्टीप्लाई होके उनका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अब इस सेल को जब हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट किया, आप इंडिविजुअली भी 1 बाय 1 भी पेस्ट कर सकते हैं, और एक ही दफ़ा सारे सेल्स के ऊपर भी लाके पेस्ट कर सकते हैं। एक ही दफ़ा पेस्ट करने से टाइम बच जाएगा ऑब्वियसली। तो पहले सेल को हमने कॉपी करके यहाँ पे लाके जो पेस्ट किया, तो इसको हम डबल क्लिक करके देखते हैं इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में भी नज़र आ रहा है, और आप इसी सेल में भी देख सकते हैं डबल क्लिक करके। A2 और B2 लिखा हुआ है। जिस सेल को हमने कॉपी किया हुआ था उसमें लिखा हुआ था A1 स्टैरिक B1। इसको कॉपी करके एक सेल हम नीचे की तरफ आए हैं, तो रेफरेंस जो है वो पहले वाला रेफरेंस नहीं रहा, बल्कि रेफरेंस में चेंज आ गया हुआ है। यहाँ पे जो A1 लिखा हुआ था वो चेंज होके A2 हो चुका हुआ है, यहाँ जो B1 लिखा हुआ था चेंज होके B2 हो चुका हुआ है। तो रेफरेंस यानी सेल का जो नाम है ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब ये क्यों हुआ, ये एक्सेल का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसको हमने अभी अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों हुआ। बेटा ये देखिएगा, ओरिजिनल सेल में हमने टाइप किया था A1 और स्टैरिक B1, और इस पूरे सेल को, इस पूरे के पूरे सेल को हमने क्या किया, कॉपी किया, और इसको नीचे वाले सेल में पेस्ट किया। तो नीचे वाले सेल में जो फॉर्मूला बन चुका हुआ है वो चेंज हो चुका हुआ है। अब A2 स्टैरिक B2 हो चुका हुआ है। ओरिजिनल सेल A1 स्टैरिक B1, उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। इसको कॉपी करके एक सेल नीचे की तरफ आए। अभी हम सिर्फ नीचे वाले सेल में देख रहे हैं कि उसमें सेल रेफरेंस जो है वो क्या हो चुका है। उससे नीचे वाले सेल में क्या लिखा हुआ वो हम बाद में देखेंगे। तो इस सेल को कॉपी करके एक सेल नीचे हमने आके पेस्ट किया, तो जो सेल A1 था वो A1 नहीं रहा बल्कि A2 हो चुका है। बेटा ये याद रखिए कि सेल रेफरेंस, ये जो A1 है, A1, इसमें दो चीज़ें, A जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो के नंबर को। तो कॉलम और रो के नाम से मिलके सेल का नाम बन रहा होता है। तो यहाँ पे हमने जो सेल रेफरेंस लिखा था A1, ये चेंज हो गया हुआ नीचे आने से, कॉपी पेस्ट करने से। इस सेल को कॉपी करके नीचे लाके पेस्ट किया, तो अब A1 जो है वो A1 नहीं रहा, बल्कि ये जो 1 है ये चेंज होके क्या हो चुका हुआ है, ये 2 हो चुका हुआ है। रो के नंबर में इंक्रीज़ आ गया। कितने का इंक्रीज़ आया, 1 का इंक्रीज़ आया। इसी तरीके से इस सेल के अंदर जो B1 के अंदर जो 1 था, B1 सेल का नाम है, B कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो है रो के नंबर को शो करवा रहा है।
तो B1 में भी देखिए क्या चेंज आया है, इसका भी 1 चेंज होके 2 हो चुका हुआ है, ये देखिएगा ये 2 हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे भी रो के नंबर में इजाफा हो चुका हुआ है, और कितने का इजाफा हुआ है, 1 का इजाफा हुआ है। तो बेटा ये याद रखिए एक्सेल का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जब भी आप किसी सेल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं नीचे वाली सेल की तरफ, तो उस सेल में अगर रेफरेंसेस लगे हुए हैं, रेफरेंसेस का मतलब सेल के नाम लिखे हुए हैं, तो जब आप डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे, आप किसी ऐसे सेल को जिसमें आपने किसी रेफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं, किसी दूसरे सेल के नाम लिखे हुए हैं, तो इस सेल को जब आप कॉपी करके डाउनवर्ड पेस्ट करेंगे, एक सेल नीचे की तरफ आएंगे तो हमेशा रो के नंबर में इजाफा हो जाएगा। सेल के नाम के अंदर जो रो का नंबर आ रहा है उसमें इजाफा हो जाएगा, एक्सेल उसको इंक्रीज़ कर देगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पे हमने लेफ़्ट वाले 2 सेल्स को मल्टीप्लाई किया था, और फिर इसको कॉपी करके जब आप नीचे लेके आए हैं तो ये देखिएगा इस सेल के अंदर तो A1 और B1 ये मल्टीप्लाई होके आ रहे थे। जब हमने इस सेल को कॉपी करके नीचे लेके आए तो ये वाला रेफरेंस चेंज होके नीचे आ चुका हुआ है, A1 से A2 की तरफ आ गया हुआ है, यहाँ नाम चेंज हो गया। और ये वाला सेल B1 से चेंज होके B2 की तरफ आ गया हुआ है, यहाँ देखिएगा नाम चेंज हो चुका हुआ है। तो जब हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल के नाम के अंदर याद रखिएगा रो का नंबर इंक्रीज़ होगा जब हम डाउनवर्ड कॉपी करेंगे। इस सेल को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया, एक सेल और दो सेल नीचे की तरफ आए। जब हम एक सेल नीचे की तरफ आए थे तो रो के नंबर में 1 का इजाफा हुआ, 1 से 2, ये भी 1 से 2। और जब हम 2 सेल नीचे की तरफ आके पेस्ट करेंगे तो यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ पे ये जो पहले वाला सेल A1 था वो यहाँ पे आके क्या हो चुका हुआ है, और ये जो B1 था ये यहाँ पे आके क्या हो चुका हुआ है। इसे भी हम यहाँ पे व्यू करते हैं। मैं आप इस सेल को एडिट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, तो ये देखिएगा A3 और B3 हो चुका हुआ है। यानी तीसरे सेल में जो फॉर्मूला है दैट इज़ A3 स्टैटिक B3। ओरिजिनल सेल में 1 लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके नीचे वाले सेल में लाएं तो सिर्फ रो का नंबर चेंज हुआ है, कॉलम का लेटर चेंज नहीं हुआ, ए में कोई चेंज नहीं आया। और 2 से फिर ये 3 हो चुका है। तो जितना आप नीचे वाले सेल्स में आते जाएंगे रो के नंबर में उतना इजाफा होता रहेगा। यानी आप अगर 5 सेल नीचे की तरफ आएंगे तो रो के नंबर में 5 का इजाफा हो जाएगा। 3 सेल नीचे की तरफ आएंगे, नीचे आके पेस्ट करेंगे तो रो में 3 का इजाफा हो जाएगा। अब आप खुद इवैल्यूएट करें, बताएं कि इस सेल में फॉर्मूला क्या लिखा होगा, क्या रेफरेंसेस आ रहे होंगे। ऑब्वियसली इस सेल में इज इक्वल टू A4 और B4 लिखा होगा, और इस सेल में A5 और B5 लिखा हुआ आ रहा होगा। ये एक्सेल का डिफ़ॉल्ट एक बिहेवियर है। एक्सेल ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंसेस के अंदर रो के नंबर को इंक्रीज़ कर देता है जब आप किसी फॉर्मूले को डाउनवर्ड कॉपी करते हैं। किसी फॉर्मूले को, किसी भी सेल को जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है उससे हमारी कॉपी करने की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो डाउनवर्ड आते वक्त एक्सेल रो के नंबर में इजाफा कर देगा। तो एक्सेल का ये एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसे आप याद रखिएगा। इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सेल रेफरेंसेस के बिहेवियर को इंशाल्लाह हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।